हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम रूरल डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट वन में हमने इसका मीनिंग समझ लिया था, इसकी इंपॉर्टेंस, नीड समझ ली थी और हमने देख लिया था कि क्या किस प्रकार के चैलेंजेस रूरल डेवलपमेंट को फेस करने पड़ते हैं। आज इस वीडियो में हम रूरल क्रेडिट को ए से लेकर जेड तक पूरी तरीके से समझ लेने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस पार्ट में हम रूरल क्रेडिट को पूरी तरीके से समझ लेंगे और कोई सा भी टॉपिक बाकी नहीं रह जाएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम ये समझने वाले हैं कि रूरल क्रेडिट होता क्या है। सबसे पहले लिख लो अपनी कॉपी में रूरल क्रेडिट। ये कौन सा चैलेंज है, जल्दी से बताओ, ये कौन सा चैलेंज है। ये लिंजरिंग चैलेंज है। लिंजरिंग चैलेंज कौन सा चैलेंज होते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं रूरल डेवलपमेंट में, रूरल एरियाज को डेवलप करने में, उनको हम बोलते हैं लिंजरिंग चैलेंजेस। रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? रूरल क्रेडिट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट होती है वो किसान को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर्स को और जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है जिससे क्या हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। क्रेडिट जो गवर्नमेंट है इनको इसलिए प्रोवाइड करती है जिससे जो फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है ना, उसके अंदर वो इसको यूज कर पाए। देखो, आपको ये समझने की जरूरत है कि वाई रूरल क्रेडिट हम क्यों पैसा दे रहे हैं, हम क्यों क्रेडिट दे रहे हैं फार्मर्स को। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो फार्मर्स है ना, वो ज्यादा बड़े फार्मर्स नहीं है, इतने है ना बिलियनियर्स नहीं है, ठीक है, जिनके पास करोड़ों की धन संपत्ति है, वो लोग नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, अपने सीड्स को खरीदने के लिए, टूल्स इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। और दूसरा क्या है, जो सोइंग पीरियड है जिसमें हम सो करते हैं लैंड पे, और वो पीरियड जब हम हार्वेस्ट करते हैं, उसके बीच में ना बहुत गैप है उसके बीच में। अब सोचो, आज मैंने पैसा लिया, आज मैं सीड्स लेकर आया और आज मैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को खरीद लिया, एंड अब मैं क्या कर रहा हूं, लैंड में सीड को सो कर रहा हूं, और अब मुझे पता है कि 1 साल बाद जाके उसकी फसल आएगी, तो मुझे 1 साल तक वेट करना है, ठीक है। उसके बीच में बहुत सारी नीड्स होती हैं, फैमिली की नीड्स होती हैं, ठीक है। जो हमने वर्कर्स रख रखे हैं फार्म पे काम करने के लिए, उनकी नीड्स होती हैं, उनकी सैलरी होती है, ठीक है। बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं फार्मर्स के लिए, जो उनको फुलफिल करनी पड़ती है अपनी फैमिली के लिए। तो वो कैसे फुलफिल करते हैं? वो रूरल क्रेडिट, यानी कि जो वहां पे बैंकिंग सिस्टम है, चाहे से वो ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो, उनके द्वारा वो पैसा लेते हैं और उनसे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। देखो, एक टर्म याद रखना कि 1969 में जो बैंक्स है वो क्या हो गए थे, नेशनलाइज्ड हो गए थे। बैंक क्या हो गए थे, नेशनलाइज्ड हो गए थे। और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने बैंक्स नेशनलाइज्ड हो गए थे 1969 में। एक मैं बता देता हूं, वो है एसबीआई। जिसका नाम है एसबीआई सेटअप कब हुआ था, 1955 में। एक और चीज याद रखना कि 1995 में एक कुदुम भाषरी नाम से वुमेन्स कम्युनिटी थी। जितनी भी पुअर वुमेन्स हैं, है ना, वो कुदुम भाषरी को एज अ थ्रिफ्ट सेविंग, कौन सा एक ये नाम याद रख लो, थ्रिफ्ट सेविंग की जैसे इस्तेमाल करती थी। थ्रिफ्ट सेविंग यानी कि छोटी छोटी सेविंग्स के लिए कुदुम भाषरी का, है ना, यूज करती थी। जिससे क्या होता था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअर वुमेन्स हैं, जो पॉवर्टी में रहने वाली वुमेन्स हैं, उनसे सेविंग्स को रिसीव करती थी। अगर कोई भी उनकी सेविंग होती थी, उनसे वो रिसीव करती थी, और जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस है उनको वो लेंड करती थी, ठीक है। तो ये स्मॉल पीपल है ना, स्मॉल वुमेन्स का ग्रुप था। एक ये चीज याद रख लो, 1969 में सोशल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। 1969 में सोशल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले मुझे बताओ कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंक क्या होते हैं?
बैंक वो होते हैं जो आपसे आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करे और जिसको जरूरत है उसको वो लेंड करे, ठीक है, आपको भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करें आपकी सेविंग्स पर, और जिनको वो लेंड कर रहे हैं उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंकिंग। अब सोशल बैंकिंग क्या होता है, यानी कि वो बैंकिंग सिस्टम जो कि लोगों के वेलफेयर पर फोकस करे उसको हम सोशल बैंकिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या होने लगा कि जो सोशल बैंकिंग है वो इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें जो भी हम अब है ना लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे वो स्मॉल बिजनेसमैन को, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि स्मॉल बैंक, स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है, जिनके पास पैसे की कमी है हम उनको लेंड कर रहे थे, उनको हम पैसा दे रहे थे, ठीक है, लेंड कर रहे थे, फ्री में नहीं बांट रहे थे, उनको पैसा दे रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, उनका डेवलपमेंट हो रहा था। एक और याद रखना कि क्रेडिट नीड्स क्या होती है, टाइप ऑफ क्रेडिट नीड्स, है ना, क्रेडिट नीड्स यानी क्या बोल सकते हो, कैटेगराइजेशन ऑफ क्रेडिट्स। देखो क्या होता है, पहले तो फार्मर की शॉर्ट टर्म, एक तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स होती है, ठीक है, एक होती है मीडियम टर्म, और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म, तीसरी होती है शॉर्ट टर्म में कौन सा टाइम पीरियड आ जाता है, यानी कि एक साल के अंदर अंदर, 1 ईयर से अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर जो भी आपने क्या किया, मुझसे लोन लिया, एक साल के अंदर अंदर मुझे रीपे कर दिया, बोला कि यार 5-7 महीने के लिए मुझे लोन चाहिए, 5-7 महीने के लिए मुझे लोन दे दे, उसके बाद मैं लोन तुझे वापस दे दूंगा। कि हमने जल्दी से पैसा लिया, अपना काम किया, पैसा लौटा दिया, यानी कि सीड्स को खरीदने के लिए हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। मीडियम टर्म क्या होता है, मीडियम टर्म होता है 1 साल से लेकर 5 साल तक, 1 साल से लेकर 5 साल तक। लॉन्ग टर्म क्या होता है, यानी कि 5 साल से बाद, यानी कि लंबा टाइम पीरियड। इसको हम क्यों लेते हैं, लैंड को खरीदने के लिए, ठीक है, कुछ लैंड में परमानेंट चेंजेस कराने के लिए। मीडियम टर्म क्यों लेते हैं, मशीनरीज को परचेज करने के लिए, ठीक है, मशीनरीज को परचेज करने के लिए, कुछ टूल्स को परचेज करने के लिए, इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। जैसे हम कार लेते हैं, कार पे 3 साल का लोन भी होता है, 5 साल का लोन भी होता है और 7 साल का लोन भी होता है, ठीक है। जैसे आप रीपेमेंट कर सकते हैं उस टाइप से आप लोन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में ज्यादा पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म में क्या आता है, उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब आप किसी बड़े लोन को जल्दी जल्दी रीपेमेंट कर लेते हो, आपका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जितना लंबे समय तक आप लोन को लेकर जाओगे आपका जो इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है कैटेगराइजेशन ऑफ क्रेडिट नीड। अब हम समझने वाले हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, देखो सबसे पहला सोर्स है इंस्टीट्यूशनल, सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल एंड सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल, सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल है उसमें कौन आता है, उसमें जैसे बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, हम उसमें समझेंगे कि अभी नाबार्ड आ जाता है, ठीक है, नाबार्ड आ जाता है, उसमें हमको पता चलता है कि रीजनल रूरल बैंक्स आ जाते हैं, आरआरबी आ सकते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आ जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है। नॉन इंस्टीट्यूशंस में मनी लेंडर्स, है ना, मनी लेंडर्स, उसके अंदर आ जाते हैं ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ट्रेडर्स, ये सारे लोग आ जाते हैं। और वो जैसे आप बोल सकते हो फैमिली का कोई मेंबर आ गया, फैमिली के किसी मेंबर ने लोन दे दिया, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल है यानी कि इनफॉर्मल है, बोल दो, इसको बोल सकते हो फॉर्मल। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कौन कवर करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं, जल्दी से हम इनको समझ लेने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमको पता लगाना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स, सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है ना, नॉन सोर्स ने फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। कैसे एक्सप्लॉइट किया है,
जो कि मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो मनी लेंडर्स होते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर फार्मर उसको रीपे नहीं कर पाए तो उनको लैंड से भी हाथ धोना पड़ सकता है, खुद की मशीनरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो स्लेव हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो मनी लेंडर्स हों, जो बड़े बड़े जमींदार हों, ठीक है, अगर आप उनसे लोन ले लोगे तो वो कोलैटरल रखवाते हैं, बहुत ज्यादा कोलैटरल रखवाते हैं, घर के ज्वेलरी बहुत सारी चीजें रखवाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत बहुत होती है। यहाँ पे इजीली लोन मिल तो जाता है लेकिन दिक्कत बहुत होती है। लेकिन यहाँ पे लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो थोड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपको पेपर साइन करने पड़ेंगे, कोलैटरल रखवाना पड़ेगा, ठीक है ना, गारंटी देनी पड़ेगी, बहुत सारी फॉर्मलाइजेशन होती है। लेकिन ये सिक्योर है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। रूरल क्रेडिट जो लिंजरिंग चैलेंज है, इससे पहले लोग, है ना, इस बैंकिंग सिस्टम के आने से पहले जो फार्मर्स थे वो इन्हीं के द्वारा लेंड कर रहे थे, पैसे को ले रहे थे, और इन सोर्स वालों ने फार्मर्स को बहुत लूटा है, उनसे बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। इसलिए गवर्नमेंट इसमें बीच में आई और अपना इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस रूरल एरियाज पे इस्टेब्लिश करी, जिससे जो फार्मर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो, उनको बेटर रेट्स पर लोन मिल पाए, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में कॉर्पोरेटिव बैंक्स यानी क्या होते हैं, ये करीबन 12 से 15% जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है ना, वो इन्हीं के द्वारा होता है। कॉर्पोरेटिव बैंक यानी कि एक पूल मनी होती है, लोग बाग अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं एंड जिसको वो लैंड करना चाहे उनको लैंड कर देते हैं। मेंबर ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वही ओनर्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं किसको पैसा देना है, ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ये 12 से 15% इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स को संभालते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, है ना, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे क्या चीजें करनी है। याद रखना, ये मैंने बताया ना आपको 15% आप याद रख लो, 15% इसी के आसपास होगा, ठीक है। 15% इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट्स होते हैं वो कॉर्पोरेटिव बैंक्स के द्वारा दी जाते हैं, ठीक है। ये फार्मर्स को बचाते हैं मनी लेंडर से, ठीक है ना, बेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कौन सा बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एंड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी, है ना, आईसीआईसीआई, ठीक है, ये जो बैंक्स होते हैं ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं। इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, इनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इनका जो मोटिव होता है कहीं ना कहीं वेलफेयर का भी मोटिव हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। याद रखना जो एसबीआई है वो 1955 में सेटअप हुआ था, 1955 में सेटअप हुआ था। ये भी क्या करते हैं, ये बैंक्स हैं। बैंक्स का मतलब होता है कि आपसे डिपॉजिट्स लेंगे और आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो आपने हमको डिपॉजिट्स दिए उसके अगेंस्ट में वो आपको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और अगर आपको लोन दे रहे हैं तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, और आप इसको लिख लो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब देखो यहां पर देखो नाम आ गया लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, यानी अगर आपको लैंड खरीदनी है, लैंड पे कुछ डेवलपमेंट करना है, कहां पे लो, इन बैंक से आप पैसा ले लो, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि ऐसे रीजनल एरियाज के लिए जो कि बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं, वहां पर बैंक को स्टैब्लिश करना, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, जो लोन नहीं ले सकते, ठीक है। रूरल एरियाज के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, जो वीकर डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, बैकवर्ड फार्मर्स है, उनके लिए कौन सा बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। एक चीज याद रखना, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है वो 1920 में स्टार्ट हो गए थे, कहां पे, पंजाब में, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि रीजनल रूरल बैंक
कब स्टार्ट हुए थे, उसकी डेट क्या है, और जो रीजनल रूरल बैंक एक्ट था उसकी डेट क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हो सकता है आपके ये सीयूईटी में आ जाए या फिर सीबीएसई में एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको पूछ लिया जाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट इंस्टीट्यूशन का नाम पढ़ते हैं एंड फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखेंगे। जल्दी से हम देखते हैं नाबार्ड, इसका नाम है नाबार्ड, इसको लिख लो, ये 1982 में फॉर्म हुआ था। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स बॉडी है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि जितना भी क्रेडिट वर्क होता है रूरल एरियाज का, उनको ये रेगुलेट करती हैं, उनको ये मॉनिटर करती हैं, ओवरसी करती हैं, फार्मर्स को डेवलप करती हैं, ठीक है, नॉलेज को इंक्रीज करती है क्रेडिट से रिलेटेड, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज एज अ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एज अ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है। ये कभी कभार गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी अपने सहयोग को दिखाती है ना, बहुत सारे क्रूशियल रोल्स निभाती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को शेप करने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, याद कर लो, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्टैब्लिश कब हुआ था, 1982 में। सिस्टम्स को ये अच्छा बनाने में मदद करती है। ठीक है, ये कुछ बातें आप याद कर लो। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम अब इसका रह गया एक आरबीआई रह गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का एपेक्स बैंक है। ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की, कहां के लिए, रूरल एरियाज के लिए। लेकिन एक बैंकिंग सेक्टर पे एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसको हम देखने वाले हैं, एक पूरा रूरल क्रेडिट का क्रिटिकल इवैल्यूएशन पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक हम उसको पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में ही हम एग्रीकल्चरल मार्केट के बारे में पढ़ लेंगे, एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि सेकंड लिंजरिंग चैलेंज है हमारे रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन रिवाइज कर लो, कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।